हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल्स। मरियम हियर। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। ऑस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन प्लस स्टीनो हेलाइन, यूरी हेलाइन, ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, वॉल्यूम कन्फर्मर्स, वॉल्यूम रेगुलेटर्स, ये सारी चीजों को हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले एक चीज और यहाँ पर थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे हम लोग कि ये जो वीडियो है, मतलब कहना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन का वीडियो था, ऑस्मो रेगुलेशन का, इसको पढ़ने से पहले आपके जो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन क्या हो सकते हैं, इनके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है डिटेल में, और उस वीडियो के टॉपिक का नाम मैं आपको बता दी थी। मैंने इसी नोटबुक में ही पढ़ाया था तो मुझे इसलिए याद है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन नाम से मैंने बताया था ये। तो वो वीडियो अगर आप चेक करेंगे ना, तो वहां पर आपके सारे डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पंप्स, यूनिपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एंटीपोर्ट्स, इन टॉपिक्स को भी आप वहां से कवर कर पाएंगे। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर बात कहना थी मुझे। और डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हैं क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट, देखो दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और सॉल्यूट अगर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ये आप जानते हैं। और एक चीज होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर को देखते हैं, जिसमें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसमें भी डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है। ये सारी चीजों को डिटेल में मैंने बता रखा है। अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन मैं यहाँ पर आपको बता रही थी। तो अभी वापस से यहीं पर आ जाते हैं हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली चीज के ऊपर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आज मैं शुरू कर रही हूँ, और ये वाली चीज को प्लीज मिस नहीं करना है आपको, कि वो जो मैंने चीजें बताई उनको समझ के आना है, फिर ये वीडियोस को चेक करना है। तो ये लेक्चर सेकंड हमारा स्टार्ट करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं, किसी भी सॉल्यूशन में अगर उन मॉलिक्यूल्स का एक कंटिन्यूअल मोशन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सॉल्वेंट हो या फिर सॉल्यूट हो। अब नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट। दिस थिंग्स यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर केमिस्ट्री क्लासेस, 11th क्लासेस से आपको ये चीजें पता होती है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की ही अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्या वर्ड यूज करा मैंने? मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज किया। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम देखें, ये दोनों ही तो मिलाकर किसी भी चीज को सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में देखें तो ये कैसे होते हैं? हमेशा एक कंटिन्यूअल मोशन में रहते हैं, लगातार चल रहे होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअल मोशन में होता है। सो ये जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन होने की, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, ये एक रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है। और ये जो प्रोसेस होती है ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस भी रखती है बायोलॉजी में, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो फिर कैसे वहां पर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो पाएगा? स्मॉल डिस्टेंसेस तक वो सब्सटेंसेस ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मूवमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की इन कॉन्जुगेशन विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से वहां पर जो चीज पैदा होती है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है, या इस मूवमेंट की वजह से भी ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है, सेम थिंग ये एक तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन की, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहली बात कही। और स्मॉल डिस्टेंसेस पे बहुत हेल्पफुल रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो रैंडम मूवमेंट होती है, अब इसकी डेफिनेशन लिखना, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कॉन्जुगेशन with semi-permeable membrane gives rise to the osmotic pressure। इसी की वजह से तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एंड प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग राइट नाउ, क्योंकि जहां जिस एंगल पे कैमरे को फिट करना होता है उस एंगल पे मेरा पेन प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा होता है, तो मुझे एक एंगल पे ही पेन को रखना होता है। दैट्स वाई राइटिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं आती है, बट स्टिल मैं अपने कंसेप्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, सो इफ द प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द मेम्ब्रेन। नहीं समझ पाया हमने क्या कहा? मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है ना, कि जब भी हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल नमक के पार्टिकल्स है, सॉल्ट के पार्टिकल्स है। सॉल्ट के पार्टिकल्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूट। ठीक है, अभी मेरा सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्ट है और मेरा यहाँ पर सॉल्वेंट अभी वाटर है। ठीक,
अब क्या होता है, ये जो प्योर सॉल्वेंट होगा, कुछ भी प्योर सॉल्वेंट होगा, तो अगर किसी प्योर सॉल्वेंट को इस नमक के पानी वाले में से सिर्फ आपको अकेले पानी को सेपरेट करना हुआ, अब ये सॉल्ट का सोल्यूशन है और आप चाहते हो कि यहाँ से हम सिर्फ पानी पानी बाहर निकाले और सॉल्ट अंदर ही रह जाए। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, यानी कि आप क्या करना चाह रहे हो, उसको प्योर सॉल्वेंट को बाहर निकालना चाह रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको प्योर सॉल्वेंट को बाहर निकालना है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि उस सॉल्यूशन में आपको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगेगी, यानी कि आपको इसके बीच में एक रोक लगाना पड़ेगी ना, कि पानी इधर अलग हो जाए और नमक अलग हो जाए। आप इसमें से ऐसा तो नहीं कि आप अपने हैंड से पिक कर लेंगे सॉल्ट पार्टिकल्स को और बोल देंगे हो गया साफ, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर एक चीज रिक्वायर्ड होगी जिसको कहते हैं एसपीएम, या फिर आपको ऐसा कोई फिल्टर लगेगा जो कि सॉल्ट को सेपरेट कर पाए। आपके मैनुअली अपने हाथों से तो हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट इतना ज्यादा वाटर में मिक्स हो जाता है कि हमें दिखाई तक नहीं देता है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एक एसपीएम, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें से ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो पार हो जाए और सॉल्ट के पार्टिकल्स पीछे ही रह जाए, ऐसा कुछ चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो सॉल्वेंट होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ये पूरा लिख देते हैं हम, रुक जाओ। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, सॉल्वेंट की कर रही हूँ, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो कहना चाहिए रेट होता है, समझना, रेट जो होता है सेपरेट होने का, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिटिंग द मेम्ब्रेन। जितने पार्टिकल्स एसपीएम के पास आएंगे वो सेपरेट हो पाएंगे, जितने दूर रहेंगे वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। तो क्योंकि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पानी में सॉल्ट के सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्वेंट था, बट ऑब्वियसली सॉल्वेंट इसलिए हम उसको कहते थे क्योंकि वो ज्यादा था, तो अगर यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा था तो ज्यादा पार्टिकल्स ही तो एसपीएम के पास आ पाएंगे, और ज्यादा पार्टिकल सॉल्वेंट के एसपीएम तक आ पाएंगे तो ज्यादा पास हो जाएंगे, और ऐसे हम उसको सेपरेट कर लेंगे। सो देयर आर मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द प्योर सॉल्वेंट देन इन द सॉल्यूशन, हम ये कह सकते हैं। और एक चीज हम और कह सकते हैं कि अगर जब कोई चीज प्योर सॉल्वेंट रहती है और एक रहता है नॉर्मल मिक्स्ड सॉल्यूशन, अगर कोई मिक्स्ड सॉल्यूशन, जैसे अभी यहाँ पर इस पानी के अंदर अगर आप देखोगे, एक चीज होती है प्योर सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट है, यहाँ पर कोई सॉल्ट नहीं, ये प्योर एकदम, और इधर बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा नमक भी है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है और यहाँ पर सॉल्वेंट थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर नमक भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर 100 में से 50% नमक है तो 50% सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ तो पूरा 100% ही सॉल्वेंट है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है प्योर सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा ही सॉल्वेंट अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछ ले कि ज्यादा सॉल्वेंट कहाँ से पास हो सकते हैं, तो ज्यादा सॉल्वेंट ऑब्वियसली यहाँ से पास हो सकते हैं, इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये रिवर्स डायरेक्शन का केस हो गया। और अगर हम सफिशिएंट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को एक्सर्ट कर देंगे ना अगर सॉल्यूशन पे, एंड इफ द मेम्ब्रेन अगर बहुत स्ट्रांग इनफ हुई कि वो प्रेशर को सस्टेन भी कर पाए, तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि आप बहुत सारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी लगा रहे हो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी वाटर खुद प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो एक सॉल्यूशन के ऊपर, साथ में जो मेम्ब्रेन है आपकी वो भी बहुत स्ट्रांग इनफ है कि वो प्रेशर को सहन भी कर पा रही है, आप प्रेशर लगा रहे हो, मेम्ब्रेन सहन कर पा रही है, वो सस्टेन कर पा रही है, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट कैन बी इंक्रीज्ड एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो अगर मैंने अभी जो कहा उसको सिंपल शब्दों में कहूं, तो जो प्रेशर है ना यहाँ पर, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आप लगा रहे हो, उसको मैं कह सकती हूँ कि अगर वो आप किसी सॉल्यूशन में पैदा कर दो, मैं प्योर सॉल्वेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सॉल्यूशन में अगर आप एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को सेटअप कर दो, तो ये रिवील हो जाएगा कि जब भी आप उसको सेपरेट करोगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, तो वो वहां पर वो जो प्रेशर था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको कर भी पा रही। देखो खुद से नहीं हो जाएगा ऐसा कि सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, सॉल्यूट अलग हो जाएगा। आपको अगर सॉल्वेंट को अलग करना है तो आप क्या करोगे, इस तरफ से सॉल्वेंट की तरफ एक प्रेशर लगाओगे, जोर का प्रेशर लगाओगे, जिससे कि सॉल्वेंट इधर आ जाए और सॉल्यूट उधर रह जाए। और ऐसा प्रेशर लगाओ कि एसपीएम यानी हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कुछ ना हो। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हमने तोड़ दिया तो फिर वो सेपरेशन नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा प्रेशर हो जो कि एसपीएम सस्टेन कर पाए, और ये प्रेशर लगाकर हम सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन में से अलग कर पाए। इस प्रेशर को, जो पर्टिकुलर प्रेशर होता है, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप समझ में आया होगा। सो द प्रेशर विच कैन दस बी सेट अप इन अ सोल्यूशन एंड विच इज रिवील्ड व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन का अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये भी समझ के रखना, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी है ना, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सेटअप कर पा रहे हैं और इन सर्कमस्टेंसेज में भी कर पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूशन, कि वो कर पा रहा है। अगर किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करने की ताकत नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, उसके पास वो पोटेंशियल ही नहीं था, उसके पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल ही नहीं है। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करने के लिए भी क्या लगता है, एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल लगता है। जिसके पास पोटेंशियल होगा वही तो कर पाएगा उस ऑस्मोटिक प्रेशर को वहां पर जनरेट, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट था पर्टिकुलर यूज जूलॉजी में ही होता है। मैंने जो आपको भी कंसेप्ट बताया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन का, और इसको थोड़ा सा दूसरे मतलब बॉटनी में भी रहता है कहीं ना कहीं, ये भी चीजें वहां पर भी मिल जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं जूलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए आपको बता रही थी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आई होप कंसेप्ट तो अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब आपको थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट बता देती हूँ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक कंडीशंस का। बायोलॉजिकल ऑस्मोटिक कंडीशंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक कंडीशंस। अब इसमें आपको 3 टर्म्स पता होगी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक क्या होता है, ये ऐसी टर्म होती है जिसको हम तब यूज करते हैं या इसलिए यूज करते हैं कि ये इंडिकेट करती है कि कोई वाटर पास नहीं होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग टू सच सॉल्यूशंस। अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये मान लो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का बना है और दूसरा सॉल्यूशन है, अच्छा इनके बीच में मैंने गलती कर दी, शिट, ओके मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक अलग ही डायग्राम बनाऊंगी, इसको अभी भूल जाओ, यहाँ पर देखो, ठीक है। और ये एक सोल्यूशन है, इसके बारे में मैंने ये लिखा, और दूसरा सोल्यूशन है उसकी भी यही प्रॉपर्टीज है कि उसके अंदर भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। मान लो इसके पास 50% सॉल्ट है फॉर एग्जांपल, इसके पास भी 50% सॉल्ट है, और इसके पास 50% वाटर है, इसके पास भी 50% वाटर है, बिल्कुल इक्वल है दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ पर बीच में तो क्या होती है, एसपीएम होती है हमारी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर है तो मैंने आपको क्या बताया था, कैसा होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों तरफ ही इक्वल कंसंट्रेशन होगा तो क्या वहां पर मूवमेंट हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, तो मूवमेंट कैसे होगा वहां पर, नहीं हो सकता। तो पैसिवली तो वहां नहीं हो सकता, हाँ एक्टिवली हम कुछ करवाए तो वो एक अलग बात होती है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए जहां पर मूवमेंट नहीं हो सकता, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशंस कैसे हैं, वो आइसोटोनिक है। तो अगर हमें 2 ऐसे सॉल्यूशंस को शो करना है जिसमें से नो वाटर कैन पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो हम ऐसी सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर हम कहें कि इस सॉल्यूशन की बात करें तो अगर उनके पास थोड़ा मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल है भी, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो इन दोनों में क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी होता है, ये भी प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हम एक के पास अगर हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है तो यूज करेंगे, और हाइपोटोनिक जिसके पास लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसके लिए यूज करेंगे। अब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है। अब जो एनिमल्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी फ्लूइड उसमें भरा होता है, ये तो आप जानते हैं, और वो सेम कंसंट्रेशन का भी हो सकता है सराउंडिंग को लेकर। तो अगर सराउंडिंग में, फॉर एग्जाम्पल फिश का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई फिश है, फिश की बॉडी में एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और उसके आसपास पानी है, उस पानी का भी एक कुछ अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा। तो हम 2 ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात करें, एक फिश की बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स की, और एक उसकी सराउंडिंग के जो फ्लूइड है वहां के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर इन दोनों की इक्वल है, फिश की बॉडी में और सराउंडिंग की बॉडी में अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में तो कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी ऑस्मोटिक कंडीशंस में, ये तो आप समझते ही हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एनिमल्स जो है वो एक ऐसे मीडियम ऑफ लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन में रह रहे हैं और उसको एक मतलब
देखो अब बात को समझना। अब ऐसी कंडीशन बता रही हूँ कि फिश की बॉडी में तो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हाई है, लेकिन जो सराउंडिंग है ना वहां पर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन या किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन, जो सोल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो कम है, सराउंडिंग में कम है, फिश की बॉडी में ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो प्रॉब्लम हो गई, वो इक्वल नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो इनकी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कि इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर भरने लगता है, क्योंकि देखो जब भी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन डिफरेंट होगा वहां पर वाटर मूवमेंट शो करने लग जाएगा। जहां हाई कंसेंट्रेशन होता है वहां से निकलकर वो लोअर कंसेंट्रेशन में जाने की कोशिश करता है सॉल्यूट में। ठीक है, देखो सॉल्यूट के केस में क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के केस में उल्टा होता है, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन जाते हैं। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन यहां पर कम था, तो पानी सराउंडिंग में कम था लेकिन यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा थे, और इस कंडीशन में क्या था, फिश की बॉडी के अंदर यहाँ पर उल्टा केस था। तो इसलिए पानी क्या होता है, सराउंडिंग से निकलकर फिश की बॉडी में आने लग जाता है। फिश की बॉडी में अगर मान लो आ रहा है पानी तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो बिल्कुल स्वेल कर जाएगी, और अगर फिश स्वेल कर जाएगी तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी। इसी वजह से गॉड ने उसको एक स्पेशल मैकेनिज्म दिया है, और वो जो एक्स्ट्रा वाटर उसकी बॉडी में एंटर करता है वो वाटर उसकी बॉडी फ्लूइड को डाइल्यूट ना करे, इसलिए उसको बाहर करना होगा। उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि ऐसे मीडियम में रहते हैं जिसमें कंसंट्रेशन हाई होता है, किसका, सॉल्ट का। ठीक है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई होता है मीडियम में, इसको मैं ऐसे एम लिख दिया, हाँ सराउंडिंग की बात कर रही हूँ अभी भी। तो कहीं पर ये भी हो सकता है, तो और उनकी जो फिश की बॉडी होगी या दूसरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। उस केस में इनकी बॉडी से निकलकर बाहर चले जाएगा पानी, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनके पास भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो लॉस ऑफ वाटर आ रहा है हम उसको रोक पाए। सारा पानी अगर बॉडी से निकल गया तो वही फिश श्रिंक कर जाएगी, इस केस में वो श्रिंक हो रही है, इस केस में वो स्वेल हो रही है। मैंने फिश का एग्जाम्पल लिया, और भी ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंडीशंस हो सकती है। तो इसको रोकना भी तो जरूरी है ना, ऐसा नहीं होगा कि हम इसको यूज कर लेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स आए जिसकी वजह से ये प्रोसेसेस जो हो रही है उससे हमें, हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना है। तो उसके अंदर इंटरनल मीडियम को कांस्टेंट रखना होता है कि अंदर जितना प्रॉपर होना चाहिए उतना ही मेंटेन रहे। तो वो चीजों को मेंटेन करने के लिए इनके पास मेनली 4 डिवाइसेस होते हैं। अब उसको समझा रही हूँ। मेनली 4 डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है उसमें ये होता है कि बाय लिमिटिंग द परमिएबिलिटी ऑफ आउटर कवरिंग टू द सॉल्ट एंड वाटर फॉर बोथ, एक लिमिट में निकले पानी या अंदर आए बॉडी के, तो लिमिटेशन लगना जरूरी है। सही बात है ना, कि यहाँ से फिश की बॉडी में हद से ज्यादा पानी कैसे आ रहा है, कहीं तो लिमिट लगे कि एक लिमिट तक जाए पानी, फिर कहीं तो स्टॉप करे। और यहाँ भी अगर उसकी बॉडी से पानी जा रहा है तो कहीं तो लिमिट लगे और वो रुक जाए। सो बाय लिमिटिंग द परमिएबिलिटी ऑफ आउटर कवरिंग टू द सॉल्ट एंड वाटर और फॉर बोथ, एक जो उसकी बॉडी की कवरिंग है, इसकी बॉडी की कवरिंग है, वहीं पर कुछ ऐसा हो जाए जो उसको रोक लगा दे। समझ में आ रही बात। दूसरा फैक्टर हो सकता है सिक्रीशन ऑफ द वाटर इन एंड आउट अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब ये जो सिक्रीशन हो रहा है वाटर का वो इन और आउट हो जाए, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी काम कर पाए। ये तो अभी चलो ग्रेडियंट के साथ साथ हो रहा था, जहां हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन हो रहा है वो चीज हो रही है, लेकिन मान लो कि अब वो ज्यादा पानी उसकी बॉडी से निकल गया तो वापस कैसे आएगा उसकी बॉडी में। तो अब उसके लिए कुछ एक्टिवली भी तो हो सकता है, पैसिवली ये चीजें हो गई, लेकिन एक्टिवली यानी एनर्जी की यूसेज से कुछ हो जाए, तो यहाँ पर कुछ इन एंड आउट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होकर भी काम हो जाए। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट वाली चीज भी होना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हो सकता है सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स इन एंड आउट अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अभी ये मैंने अगेंस्ट द ग्रेडियंट किसके लिए बोला, वाटर के लिए बोला। अब अगेन मैं ये वाली लाइन बोल रही हूँ, लेकिन किसके लिए बोल रही हूँ, सॉल्ट के लिए बोल रही हूँ। तो सिक्रीशन वो सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स भी अंदर बाहर जाए, लेकिन अब देखो कहीं किसी अगर ज्यादा सॉल्ट निकल गया उसकी बॉडी से, ज्यादा सॉल्ट अंदर आ गए, तो वो चीजों को यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है कि वो जो इन और आउट जा रही है उसको अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने की भी उसके अंदर क्षमता हो। ये पैसिवली हो रही है यानी खुद ब खुद तो हो रही है, लेकिन एक्टिवली होने की भी उसके अंदर क्षमता हो उस फिश या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, कि वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाके भी फिर अपनी चीजों को वापस ले। चलो उसकी बॉडी से छीन लिया उन्होंने सॉल्ट को, लेकिन उसके पास ये लड़ाई करने की भी पावर हो कि वो अपने सॉल्ट को वापस लेकर आ पाए, या उसकी बॉडी से अगर पानी ज्यादा चला गया वो उस पानी को वापस अपने अंदर लेकर आ पाए। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना हम इसी को कहते हैं। और फोर्थ चीज होती है स्टोरेज ऑफ वाटर। कहां पर, इन वैक्यूल।
पानी को स्टोर करना वैक्यूल में, कि अगर इन केस उसके बॉडी में से सारा पानी निकल जाए तो कहीं पर स्टोर हो पाए, तो वो बॉडी में जो वैक्यूल होते हैं वहां पर उसको स्टोर कर पाए। ये 4 कंडीशंस होती है। सो बाय लिमिटिंग द परमेबिलिटी ऑफ आउटर कवरिंग टू द सॉल्ट एंड वाटर और फॉर बोथ, secretion of water in and out against the gradient, secretion of salt in and out against the gradient, storage of water in vacuole। अब जैसे पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक होते हैं, वैसे ही पोइकिलो ऑस्मोटिक और होम्यो ऑस्मोटिक होते हैं। पोइकिलो ऑस्मोटिक ऐसे होते हैं, बाहर कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो वो अपने इंटरनल मीडियम को वैसे वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन होम्यो ऑस्मोटिक ऐसे होते हैं कि अगर बाहर कोई चेंजेस आते हैं तो वो अंदर उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर अगर मेंटेन है तो वो मेंटेन्ड ही रहेगा, ऐसी चीज होती है। तो लोअर एनिमल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है, कंसिडरेबल ऑस्मोटिक वेरिएबिलिटीज के साथ होती है। तो बहुत सारे एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं जो कि टॉलरेट कर लेते हैं कि डाइल्यूशन हो जाए सेल फ्लूइड का, और वो उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। अगर उनकी पानी बॉडी से जा रहा है या आ रहा है उनकी बॉडी में, तो भी वो मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्टिंग नेचर होता है। इंटरनल मीडियम उनका एडजस्ट कर लेता है एक्सटर्नल मीडियम के साथ। तो इंटरनल मीडियम और एक्सटर्नल मीडियम एक दूसरे के साथ बार बार एडजस्ट अगर कर पा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कि ऑस्मोटिकली वेरिएबल फॉर्म्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, हम इसको पोइकिलो ऑस्मोटिक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेगुलेट और मेंटेन नहीं कर पाते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड का, कि अगर बाहर आउटसाइड कंसंट्रेशन चेंज हुआ तब भी इनका अंदर वैसे वैसे चेंज नहीं होगा, इनका एक पर्टिकुलर है वही रहेगा। इसको हम कहते हैं होम्यो ऑस्मोटिक। तो मैंने यहाँ पर आपको आज ये चीजें पढ़ा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फाइनली ऑस्मोटिक जो कहना चाहिए रेगुलेशन होता है इनवर्टिब्रेट्स में, वहां से स्टार्ट करवा दूंगी। तो मैं प्रोटोजोआ, सीलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, देन एनालीट्स, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, फिर ऐसे करते करते हम सारे पढ़ेंगे। फिर इनवर्टिब्रेट्स कंप्लीट हो गए तो मैं वर्टिब्रेट्स पे जाऊंगी। वर्टिब्रेट्स में हम फाइनली फिशेस पे आ जाएंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं फिशेस को लेकर स्पेशली उसको पढ़ाऊं, तो मैं वो चीज करवाऊंगी। लेकिन स्लोली हम एक चीज को कवर करेंगे। आई एम बिट बिजी दीज डेज, थोड़ा सा मेरे पर मतलब अभी वो हो रहा है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ अपने रूटीन को कि लेक्चर्स वापस से प्रोवाइड करूँ आपको डेली। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।